एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट मेथड को रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इससे पहले आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को समझा, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा जो कि हमने कंप्लीट किया था कि बेसिक कंसेप्ट में क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, किसके ऊपर एमोटाइजेशन लगता है और किसके ऊपर डिप्लीकेशन लगता है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं मैंने डिस्कस किए थे और साथ ही साथ किन किन कारणों से, क्या क्या कारण है जो डेप्रिसिएशन लगता है, रीजन बताए थे, टाइम पीरियड बताई थी, फॉर्मूलेज बताए थे स्ट्रेट लाइन मेथड के। इन सभी वीडियोस को आपने देख लिया होगा। स्पेशल आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है अकाउंट की। बहुत से बच्चों को अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगता है, बट मेरी सीरीज को अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी जरूर होगी। ठीक है, तो देखो टेंजेबल एसेट्स के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। इंटेंजेबल एसेट्स के ऊपर क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। जो जिसकी वैल्यू, जब इंटेंजेबल एसेट्स की जब वैल्यू डिक्रीज होती है उस वैल्यू को कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। जब वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम डिप्लीकेशन कहते हैं। राइट, ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड के। इतने सारे नाम हैं क्यों, काजेस भी डिस्कस किए थे, कारण क्या है हमारे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके हमने किया था। देन इसका स्ट्रेट लाइन मेथड के हमने 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाए हैं, ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये रहा प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे, हमने एंट्रीज भी की थी। अब हम बात करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, कैसे हम इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये भी एक मेथड है। देखो डेप्रिसिएशन के मैंने आपको बताया था काफी सारे मेथड है ना। अब उनमें से आपकी सिलेबस के अंदर केवल 2 ही मेथड है। एक तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या किया था, सुनो पहले एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग। इसके काफी सारे नाम है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के 4 नाम थे ना, इसी तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के 3 नाम है। सबसे पहला तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं इसको, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब इनके इतने सारे ये थे, थोड़े से अजीब है, बट इनको भी हम लॉजिक से करेंगे। ठीक है, वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन। रुको, इसको हम बाद में समझेंगे। एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, चलो हम पीटी पेज पे चलो। एग्जाम्पल देखो आपके पास है कि जो आपका अमाउंट दी हुई है दोनों मेथड्स में वो हम लेकर चलेंगे। ठीक है, दोनों मेथड को अगेन रिपीट समझेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं दोनों को क्यों करवा रही, क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन रहने वाली है उसको हम दूर करने वाले। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी एसेट्स की, मान लीजिए 1 लाख रुपीज, इसमें भी बोल रहे हैं 1 लाख रुपीज। मैं क्या, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 10,000 का, तो लेस हो जाता है डेप्रिसिएशन, तो कितना रह गया, 90,000 रुपये। इसमें भी कहा मैंने 10,000 रुपये आपको क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो लेस करने के बाद 90,000। इज इट क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बच जाता है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो फिर ये नेक्स्ट ईयर में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। सेकंड, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, सेकंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। राइट, 80,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगता है 10,000 का, ये कितना हो गया, 70,000 हो गया। इज इट क्लियर। 70,000 के बाद फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये क्या होगा, 10,000 का ही लगाया मैंने, तो ये कितनी होगी, 60,000 रुपये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये हो गया थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये हो गया फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर। चलिए जी, बट इन केस ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, एक सेकेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा, एंड नाउ इज इट क्लियर।
दिखाई दे रहा है? ठीक है जी, ये लो, अब और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000 रुपये 1 साल का, नेक्स्ट ईयर वैल्यू आ गई 90,000 रुपये। अब जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट का किस पे लगता था? SLM मेथड में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बी आल्सो द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों कहा जाता था? क्योंकि हर साल क्या लग रहा है, सेम इंस्टॉलमेंट में आपकी वैल्यू क्या हो रही है, एसेट्स की डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि जो भी आपका बैलेंस बच जाए, डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो भी बैलेंस बच जाए, उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट परसेंटेज अप्लाई होगी। अब यहाँ पर 1 लाख की 10,000 आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो कितने परसेंट हो गया? नॉर्मल सी बात है, 10% है। निकालना सिखाया था मैंने आपको कि डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100, क्या आ गया? 10% आ गया। क्या ये स्लाइड सबको याद है? जब मैंने ये फॉर्मूला बताया था किस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है और कैसे फॉर्मूला के से परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये याद है आपको? ठीक है जी, ये मैंने सिखाया था आपको। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास डेप्रिसिएशन की रेट निकल के आई है 10%। अब पहले मैंने ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया, देन जो बैलेंस बचा है, बैलेंस मेरे पास ये है 90,000। अब 90,000 के ऊपर मैं फिर 10% लगाऊंगी, तो कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी, फिर ये हमारे पास 81,000 आ जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर में फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? बैलेंस के ऊपर लगेगा, 81,000 पे लगेगा, एट द रेट ऑफ 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 8,100। ठीक है, तो इसको इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे 9 एंड देन 72,900 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो किस पे लगेगा? बैलेंस पे लगेगा। बैलेंस कितना है? 72,900 है, एट द रेट ऑफ 10% है। इज इट क्लियर? तो क्या रहने वाला है? 7,290। देन इसको फिर हम माइनस करेंगे, तो ये मेरे पास रह जाएगा 65,610। तो आपको इसमें क्या डिफरेंस लगा? इसलिए इसको मेथड को क्या बोला जाता है? डिमिनिशिंग रेट ऑफ मेथड कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो बैलेंस बच गया उसी बैलेंस पर क्या लगने वाला है? मेथड बनने वाला, रेट लगने वाली है। रिड्यूसिंग मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब देखो, इसके डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करो और इसकी डेप्रिसिएशन की, अब देखो इसका तो पूरा 10,000 है, इंटू में 4 करके मैं निकाल सकती हूँ, 40,000 आया आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर इज SLM मेथड, राइट। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या आया? सबसे पहले 10,000 आया, देन उसके बाद 9,000 आया, ये हो गया 19,000। 19,000 में फिर मैं 8100 प्लस करूंगी, 8100। ठीक है, 27,000 ये हो गया। 27,000 में मैं फिर 7,290 मैं इसमें फिर प्लस करूंगी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 34,390। तो क्या आपको 34,390 और इसके 40,000 में फ़र्क नज़र आ रहा है? ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन। फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 500 कुछ का फ़र्क है ना, 7,610 का फ़र्क है, राइट। तो क्या है ये? क्या है ये? जल्दी बताइए मुझे। मैंने अभी आपको बताया कि इसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, और साथ ही इसे डिमिनिशिंग। रिड्यूसिंग कहते हैं क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हमेशा बैलेंस पे लगने के कारण एट द एंड में जो टोटल डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू देयर इज SLM मेथड से। ठीक है, डिमिनिशिंग क्यों है? क्योंकि आप हमेशा आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। अब पहले 10,000 रुपये था, फिर 9,000 रुपये हुआ, देन फिर 8100 हुआ, देन फिर 8100 हुआ, देन उसके बाद 7290 हुआ। तो क्या हो रहा है? 10 से 9 पे, 9 से 8, 8 से 7 पे ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब ये समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे पता चलेगा? कि डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद, और जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ ईच ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ द एसेट्स विच इज ब्रॉट
फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब कि जो बैलेंस आपका प्रीवियस ईयर से आया है नेक्स्ट ईयर में, अब हमारे पास 1 लाख से हमारे पास कौन सा बैलेंस आया है, ओपनिंग बैलेंस ये है, इसी डेट का क्लोजिंग बैलेंस ये है, फिर नेक्स्ट ईयर में ये क्या बनेगा, ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, राइट, जिसको हम बीडी से एंट्री करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो कहने का मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बनकर उसके ऊपर फिर आपको क्या लगने वाला है, परसेंटेज लगने वाली है, फिर उसके ऊपर आपको क्या लगने वाली है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट लगने वाली है। ठीक है, ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, कैलकुलेशन में मुझे गड़बड़ लग रही है, नहीं ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए जी, अब बात करते हैं हमारे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फुल फ्लैज। ये सभी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के हैं, इनकी एक सेपरेट क्लास लगाएंगे जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल प्लस में इलिस्ट्रेशन जो भी आप कहेंगे हम वही क्वेश्चन सॉल्व और शूट आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले अब हम पहुंचते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के एग्जाम्पल पर। देखो पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है, अगर आप कर रहे हो तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। एक सेकेंड, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि एल्पाइन ट्रेडर्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2009 को एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 रुपीज। 8,000 रुपये की क्या किया, कंपनी ने मशीनरी खरीदी है और उसके ऊपर उन्होंने खर्चा कर दिया 2,000 रुपये का ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको बताया था ओरिजिनल कॉस्ट में क्या होगी, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए उन सबको ऐड कर देंगे। अब 8,000 रुपये की तो खरीदी है और जो उसको मतलब मशीन के दोबारा स्थापित करने में, मतलब कि ये होता है ना कि बहुत हैवी मशीन है, उसको या तो वर्कर्स उठाएंगे या मशीन उठाएंगे। मशीन उठाने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसकी भी कॉस्ट इनकर्ड होती है। वर्कर्स को यूज कर रहे हैं तो वो भी लेबर लेंगे तो उनकी भी कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो दैट्स वाई जितनी भी कॉस्ट इंक्रीज होती है उनको हम सबको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 10,000 क्या होगा, इसकी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट होगी। चलो जी, आगे क्या कहते हैं, द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बाय द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये कह रहे हैं कि जो 10% की वैल्यू, 10% के रेट से रिटर्न डाउन वैल्यू से आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ आफ्टर द 4 ईयर। ये कह रहे हैं कि 4 साल की इसकी लाइफ थी और स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है, 6,561 दी हुई है। ठीक है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर इन द बुक ऑफ द अल्पाइन ट्रेडर्स। क्लोज होती है 31 मार्च को हर साल। अब मैंने आपको बताया था जब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फॉर्मूला समझाया था और आपको रेट कैसे कैलकुलेट करनी है ये दोनों समझाए थे। अगर आपको रेट गिवन है तो रेट का यूज करो, फॉर्मूले की इन्फॉर्मेशन गिवन है, फॉर्मूले में 3 चीजें चाहिए होती है, लाइफ चाहिए होती है, स्क्रैप वैल्यू चाहिए होता है और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे। इन केस मैंने बताया था कि अगर दोनों ही दी हो तो किसको यूज करोगे, तो आप प्रेफरेंस करोगे रेट को। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फटाफट स्लाइड पे आते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, एक सेकेंड, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 8,000 क्यों बोल रहे हो, 10,000 बोलो ना। यस, 8,000 रुपये है। ठीक है जी, इसकी जो रेट है डेप्रिसिएशन की वो 10% है। बाकी चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया था जब आपको फॉर्मूले की इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेट की गिवन है, तो आप कौन सा यूज करने वाले हो, रेट यूज करने वाले हो। ठीक है जी, मेथड कौन सा लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंट्री कर सकते हो, यस ऑफ कोर्स मैम एंट्री कर सकते हैं, बट हम सीधा चलेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट तैयार करते हैं, मशीनरी अकाउंट। अब आपको 4 साल का तैयार करना है, राइट। 2009 के अंदर आपने इस चीज़ को परचेज किया था, तो स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2009, एंड कब होगा बोलो, 31/3/10 को होगा। इसका जो बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट, बीडी होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड, सॉरी 1
अप्रैल 2010 से नेक्स्ट कब होगा 31/3/11 तक। अब नेक्स्ट 1/4/11 से 31/3/12, 1/4/12 से 31/3/13। तो देखो कितने ईयर हो गया 1 2 3 4, हमारा यहाँ पर एंड रहने वाला है। ठीक है जी, अब चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर डेट, यहाँ पर फिर अमाउंट एंड पर्टिकुलर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, अब आपने कब मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2009 को। तो एंट्री क्या रहने वाली है 2 बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी है 10,000 की। ठीक है जी, और अब डेप्रिसिएशन क्या लगता है हमेशा एट द एंड में। सब कुछ याद है ना आपको जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से होगा। अब 10,000 का मैं 10% निकालूंगी तो मेरे पास 1,000 रुपये क्या आने वाला है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आने वाली है, 1,000 आ गया। अब यहाँ पर 31/3/2010 कैसे निकाला है बच्चे, अरे बच्चों 10,000 इंटू 100 अपॉन में इंटू 10 अपॉन में 100, तो सॉल्व करेंगे तो 1,000 आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाय बैलेंस CD, जिसकी क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है मशीन का, क्लोजिंग बैलेंस बचा है मैम 9,000 रुपीज़। तो क्या आ गया है यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आ गया, यहाँ पे भी क्या बन गया है 10,000 रुपीज़ बन गया। इज इट क्लियर। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2010 आएगा। अब 1 अप्रैल 2010 को क्या करना है, आपका ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस क्या बचा है आपका, सॉरी बैंक नहीं आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, क्योंकि आपको पिछला जो बैलेंस है उसको लेकर आना है। ये कैरी फॉरवर्ड था, नेक्स्ट क्या होगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, टू बैलेंस BD। बैलेंस कितना बचा है 9,000 रुपये बचा है आपका। ठीक है जी, अब डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा जल्दी बताइए मुझे, डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा मैम 9,000 रुपये, क्योंकि आपने बताया था कि बैलेंस पे लगता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, डिमिनिशिंग मेथड होता है, जो कि जो वैल्यू बचती है एसेट्स की उसी के ऊपर रेट लगता है, ओरिजिनल पे नहीं लगता, जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर। अब बैलेंस कितना बचा है 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये क्या है 10% लगेगा 9,000 के ऊपर, ये बैलेंस यहाँ गया। ठीक है, अब इस बैलेंस के ऊपर 10% लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 9,000 के ऊपर 10%, तो कितना आएगा 900 रुपये आएगा। तो यहाँ पर 31/3/2011 को बैलेंस कितना बच गया, बाय बैलेंस CD कितना 8,100, तो यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमें 4 सालों का तैयार करना है ये काउंट, तो 4 साल का फटाफट तैयार करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चन इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो डेट क्या रहने वाली है 31 मार्च 2012 है, तो 1 अप्रैल 2012, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बैलेंस BD। बैलेंस क्या बचा है 8,000 रुपये बचे हैं, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे 8,100 रुपये। डेप्रिसिएशन लगेगा आपकी बार फिर कितने पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर। यहाँ पे 1 अप्रैल 2011 आएगा बच्चे, क्योंकि 31 मार्च 2011 से 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, अब यहाँ आएगा यहाँ पे 2012। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा मैम 8100 पे एट द रेट ऑफ 10%।
तो 8100 पे एट द रेट ऑफ 10% करेंगे 810 रुपये आएंगे। तो क्या आप 8100 810 माइनस करके यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख सकते हैं, सीडी सॉरी, बाय बैलेंस सीडी, माइनस करो 0927, राइट, 7290, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आने वाला है? टोटल हमेशा दोनों साइड का क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्या रहने वाला है अब आपकी बार आपका? 7,9290, ठीक है। डेप्रिसिएशन फिर लगेगा 2013 के अंदर, 31 मार्च 2013, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कि डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा मैम? बैलेंस पे लगेगा, ओके। 7290 एट द रेट ऑफ 10%, 729, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, डेट 31/3/13। तो 7290 में से 729 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 आउट ऑफ 1 9 1, यहाँ पे 8, बैलेंस 6, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6561। बैलेंस आपका एज इट इज 2729 और यहाँ पर 7290। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो अब क्या बची? तो आपने जब 2009 को, ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको, जब आपने 2009 को जब एसेट्स खरीदी थी तो आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 2009 में आपने एसेट्स खरीदी, आपकी एसेट्स की वैल्यू 10,000 थी। डेप्रिसिएशन होता गया, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1,000 रुपये लगा। दूसरी साल आपके ऊपर लगा 900 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। तीसरी साल 810 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। फोर्थ ईयर आपके पास लगा 729 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। इनको ये कैसे कैलकुलेट किया कि जैसे जैसे वैल्यू आ रही थी वैसे वैसे हमने क्या कर दिया? वैल्यू को बैलेंस से डिडक्ट करते रखे। अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया है? 6561। अब 31 मार्च 2013 को आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी? इसकी 10,000 में खरीदी थी, 6,561 की वैल्यू रह गई है। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ था? क्या मुझे बता सकते हैं? आपके क्वेश्चन के अंदर जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी आपको यही दी हुई है, दिखाई दे रही है आपको? तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन जो हमने सॉर्ट आउट किया है वो हमारा ठीक है। हमें आंसर ऑलरेडी गिवन था, हमें बस फाइंड आउट करना था कि एट द एंड में आपकी वैल्यू रहती कितनी है, और यही वैल्यू क्या रही है हमारे पास एट द एंड में रही है 6561। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना, जो 9,000, 900, 810, 810, 729, 6561, ये आपका बैलेंस बचा है। इज इट क्लियर? ये था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, आप कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अकाउंट देखो ऐसे ही प्रिपेयर किया हुआ है, बस आपको डेट ध्यान रखनी है। जो डेट आप स्टार्ट करते हो वो हमेशा क्या होगी? बैलेंस, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज करते हैं। स्टार्टअप देखो हमारे पास 1 अप्रैल 2009 से हुई है। अब फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च 2010 को बैलेंस, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अप्रैल 2010 से होगा। फिर ये कहाँ तक चलेगा? 31 मार्च 2011 तक चलेगा। फिर यहाँ से फिर नया बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, 11 चलेगा 31 12 तक। इज इट क्लियर? तो क्या है, डेप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को लगेगा, बैलेंस फॉरवर्ड होगा 1 अप्रैल को। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, बैलेंस फॉरवर्ड होगा 1 अप्रैल को, डेप्रिसिएशन 31 मार्च। इज इट क्लियर? चलो जी, अब हम हमारा क्या कौन सा कंसेप्ट रह गया? प्रोविजन वाला रह गया है, कुछ नहीं है प्रोविजंस वाला। अब देखो, अब हमने क्या किया है, एंट्री डेप्रिसिएशन की भी इसमें की है,
और जो खरीदी है बुक का जो बैलेंस है वो भी इसमें किया है, डेप्रिसिएशन भी इसमें किया है, बुक बैलेंस भी इसमें किया है। इस तरह से जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने कहाँ गई ये डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर भी हमने क्या किया था कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है मशीनरी अकाउंट में ही हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया है ना, जो खरीदी है वो भी हमने डेबिट क्रेडिट यही कर दिया। प्रोविजन में क्या होगा, ये दोनों अकाउंट्स अलग अलग तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक किस्म से ट्रिक किसे याद कर सकते हो कि जो आपका एसेट्स अकाउंट है वो अलग प्रिपेयर होगा और जो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो अलग प्रिपेयर होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की लड़ाई मच रही है, ठीक है। अब इनके बीच में झगड़ा हो गया, भयंकर वाला झगड़ा, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? चलो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और हाँ एक और टॉप बात है, अगर आपको इन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेल भी गिवन है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, ठीक है। उसके ऊपर मेल करने के बाद आपको अपना नाम, आपकी यूनिवर्सिटी नेम, आपको जिस टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए आप वो भी नोट्स लेने की, मतलब टॉपिक का नाम बताना है आपको, ठीक है। और पर नोट्स के आपके 9 रुपीज़ पीडीएफ चार्ज किए जाएंगे, ठीक है जी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कौन सा लेक्चर आने वाला है, कौन से आज हम क्लास लेने वाले हैं, लाइव क्लास, तो उन सभी के बारे में आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, ईमेल से भी डाउट क्लियर किए जाते हैं, नोट्स अवेलेबल किए जाते हैं, सो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉपर पैटर्न में करना है, क्योंकि आपको पता है आपके चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर कॉमर्स, साइंस और साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो पर्टिकुलर टीचर के पास ही आपके मैसेज डिलीवर होंगे, तो टीम को कन्फ्यूजन ना हो, ना ही आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप क्या करें, मैसेज को डिलीवर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन एक क्लास सेपरेट लेंगे जो कि प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होगी, फुल फ्लैश, ठीक है। 4-5 प्रैक्टिकल हम उसके करेंगे, एसएलएम के 4-5 प्रैक्टिकल हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के, 4-5 प्रैक्टिकल हम प्रोविजन फॉर, इवन वो 2 घंटे की वीडियो क्यों ना बन जाए, पर हम जरूर करेंगे, ठीक है।